अगर हम बात करें हीटर की तो देखो नाम से ही पता लग रहा है कि पहली बात तो ये है कि वैद्युत हीटर जो है, वैद्युत हीटर एक विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित, उष्मीय प्रभाव पर आधारित एक ऐसा उपकरण है, आधारित एक ऐसा उपकरण है जो वैद्युत ऊर्जा का परिवर्तन, ध्यान रखिएगा, मुख्यतः उष्मा में करता है। किसमें करता है? उष्मा। डिफिनेशन इसकी बना सकते हैं, इसमें ज्यादा प्रकाश नहीं कहेंगे, प्रकाश भी होता है लेकिन मान के चलिए 5 से 2%, ठीक है ना, अब 5% भी नहीं होगा, बहुत कम। तो वैद्युत हीटर विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित एक ऐसा उपकरण है जो वैद्युत ऊर्जा का परिवर्तन उष्मीय ऊर्जा के रूप में करता है, या वैद्युत ऊर्जा का परिवर्तन उष्मा के रूप में करता है। किसके रूप में? उष्मा। और मुख्यतः करता है, मुख्यतः मतलब मेन रूप से उष्मा ही उत्पन्न करेगा वो। तो याद रखिएगा, वैद्युत हीटर विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित एक ऐसा उपकरण है जो वैद्युत ऊर्जा का परिवर्तन मुख्यतः उष्मीय ऊर्जा में करता है, जो वैद्युत ऊर्जा का परिवर्तन मुख्यतः उष्मीय ऊर्जा में करता है। याद हो तो ऐसी ही मिलती जुलती डिफिनेशन हम लोगों ने विद्युत बल्ब की लिखी थी, ऐसी ही डिफिनेशन हम लोग इलेक्ट्रिक हीटर का भी लिख सकते हैं, वैद्युत हीटर का। आप बताओ क्या ये बात आपको समझ में आई? वैद्युत हीटर विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित एक ऐसा उपकरण है जो वैद्युत ऊर्जा का परिवर्तन मुख्यतः उष्मीय ऊर्जा में करता है। मुख्यतः किसमें? उष्मीय। याद रहेगा, डिफिनेशन लिखो, डिफिनेशन लिखो, विद्युत हीटर लिखो, वैद्युत हीटर विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा उपकरण है जो वैद्युत ऊर्जा का परिवर्तन मुख्यतः उष्मीय ऊर्जा में करता है, जो वैद्युत ऊर्जा का परिवर्तन मुख्यतः उष्मीय ऊर्जा में करता है, उष्मीय ऊर्जा में करता है। डिफिनेशन आप लोगों को समझ में आई? चलो सब लोग एक साथ पढ़ो, एक बार बताओ। वैद्युत हीटर विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन मुख्यतः उष्मीय ऊर्जा में करता है। याद रहेगा? जो विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन मुख्यतः उष्मीय ऊर्जा में करता है। अब ध्यान सुनो, इसमें होता क्या है कि इसमें चीनी मिट्टी का एक बर्तन होगा या खांचा होता है, इसमें आप देखेंगे ऐसे करके खांचे बने होते हैं चीनी मिट्टी के, है ना, ऐसे खांचे बने होते हैं। और होता क्या है इस हीटर में, अब जब खांचे बने होंगे तो इसमें एक नाइक्रोम का तार ऐसे सर्पिलाकार तार होगा और इन्हीं खांचों में फिट रहता है, दबा हुआ रहता है या लगा हुआ रहता है, ऐसे इन्हीं खांचों में लगा हुआ रहता है, ठीक है ना। सर्पिलाकार तार मतलब हो गया ये सीधा सीधा तार नहीं होगा, ये तार जो होता है ऐसे कॉइल के रूप में लगा होता है। आपको बताए थे पहली बात तो कम जगह में ज्यादा तार आएगा और गैसों के संपर्क में भी ये कम। रीजन यह है कि नाइक्रोम का तार ही क्यों, क्योंकि इसका विशिष्ट प्रतिरोध और गलनांक सबसे ज्यादा। ध्यान रखिएगा, ये जो तार होता है
ये होता है नाइक्रोम का तार। नाइक्रोम का तार रीजन क्या है कि इसका गलनांक सबसे ज्यादा, गलनांक बहुत अधिक होता है, साथ में इसका विशिष्ट प्रतिरोध, इसका जो है विशिष्ट प्रतिरोध ये भी बहुत अधिक होता है। गलनांक और विशिष्ट प्रतिरोध दोनों अधिक होता है, इसलिए हम मुख्यतः नाइक्रोम के तार का ही प्रयोग करते हैं। जब हम लोग इसको वैद्युत धारा देते हैं, मतलब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, एक ओर से धारा प्रवाहित करेंगे तो पहली बात तो नाइक्रोम का प्रतिरोध ज्यादा होगा। नाइक्रोम का प्रतिरोध क्या ज्यादा, विशिष्ट प्रतिरोध ज्यादा, प्रतिरोध भी ज्यादा है। प्रतिरोध ज्यादा तो उसमें उष्मा ज्यादा उत्पन्न होगी, और उष्मा ज्यादा उत्पन्न होने के कारण ये रक्त तप्त होकर के लाल लाल हो जाएगा, एकदम गर्मा गर्म हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर इससे उष्मा निकलेगी और उस उष्मा का प्रयोग हम लोग भोजन पकाने में भी कर सकते हैं। तो बात समझे, ये हमारे द्वारा दी गई वैद्युत ऊर्जा को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को, वैद्युत ऊर्जा को 98% तक मान के चलिए, 98% तक उष्मा में बदल देगा। किसमें बदल देगा? उष्मा में। अगर ये 98% ना बदलेगा तो इससे भी लाइट निकलने लगेगी। लाइट तो निकलती है लेकिन मात्रा में कम होती है। बाकी ये भी जो है उष्मा, मुख्य रूप से उष्मा में ही कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो विद्युत धारा के कारण है, इसलिए विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित है। विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित है। अब आपसे ये पूछेगा कि हमें किस प्रकार के तार का प्रयोग करना चाहिए, तो आप बताएंगे ऐसे तार का प्रयोग करना है जिसका गलनांक और विशिष्ट प्रतिरोध ज्यादा हो। गलनांक और विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो? ज्यादा हो। अच्छा, एक बात और समझो कि ये नाइक्रोम जो है वास्तव में क्रोमियम, किसका? क्रोमियम, और जो है क्रोमियम और निकिल, क्रोमियम और निकिल, निकिल क्या नहीं होता है ना, क्रोमियम और निकिल, इसका मिश्र धातु है, एलॉय होता है, मिश्र धातु, मतलब नाइक्रोम बना होगा क्रोमियम और निकिल से मिलाकर, ठीक है ना, क्रोमियम और निकिल से, इसलिए इसका गलनांक भी ज्यादा है और विशिष्ट प्रतिरोध भी क्या है? ज्यादा। आप बताओ क्या ये बात आपको समझ आई? इसमें क्या होता है, चीनी मिट्टी का एक बर्तन होगा जिसमें खांचे बने होते हैं, जिसमें क्या बने होंगे? खांचे। अब खांचे बने होंगे और इस खांचे में नाइक्रोम का तार, सर्पिलाकार तार, घूमता हुआ रहेगा तार, बिछा रहता है इसी खांचे में, ठीक है। जब हम लोग इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो आप देखोगे इसका प्रतिरोध ज्यादा है, इसके कारण ये रक्त तप्त हो जाएगा, लाल लाल हो जाएगा, और हम लोगों को उष्मा देने लगता है। क्या देने लगता है? उष्मा। और इसका प्रयोग भोजन पकाने में, तापने में, ठीक है, ऐसे विभिन्न कार्यों में हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। अब मुद्दा ये उठेगा कि इसका सर्पिलाकार तार क्यों लगाया गया, तो आपको हम कल विद्युत बल वाला ही रीजन बताए थे। पहली बात तो ज्यादा तार कम जगह में आ जाएगा, और दूसरा गैसों के संपर्क में भी कम आएगा, गैसों के संपर्क में भी कम। अच्छा, नाइक्रोम का तार की ही क्यों यूज करते हैं? इसका गलनांक ज्यादा होता है, साथ में इसका विशिष्ट प्रतिरोध भी क्या होता है? ज्यादा, ठीक है। और नाइक्रोम जो होता है, याद रखिएगा, क्रोमियम और निकिल का मिश्र धातु है। क्रोमियम और निकिल का क्या है? मिश्र। आप बताओ क्या ये बात समझ आई? हम लोग ये बताओ उष्मा ये कब दे रहा है हम लोगों को? जब हम लोग इसको दे रहे हैं वैद्युत ऊर्जा, इसलिए कह सकते हैं कि ये जो यंत्र है वो वैद्युत ऊर्जा पर, वैद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित है, वैद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित है। तो बात समझ आई? ये लगभग 98% ऊर्जा को उष्मा में बदलेगा। कितने परसेंट ऊर्जा को? 98। तो लिखो जरा इसमें, तो देखो इसमें नाइक्रोम का एक सर्पिलाकार तार लगा होता है, तार लगा होता है, जो चीनी मिट्टी की प्लेट पर खुदे हुए, जो चीनी मिट्टी की प्लेट पर खुदे हुए खांचों के अंदर चीनी मिट्टी की प्लेट पर खुदे हुए
खांचों के अंदर बिछा रहता है, बिछा रहता है। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि ये जो तार है, ये जो नाइक्रोम का तार है, यही वो तार है जिसके कारण हम लोगों को ताप मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ताप। ताप माने उष्मा, ठीक है, टेम्परेचर मिल रहा है, इसीलिए इसको तापक तार कहते हैं। तापक क्या कहते हैं? तार। तापक तार लिखो, इसे तापक तार कहते हैं, इसे तापक तार कहते हैं, तापक तार कहते हैं। इसके सिरों पर, इसके सिरों पर दो संबंधक पेच ए बी लगा देते हैं, दो संबंधक पेच ए बी लगा देते हैं, यहां पर ए और यहां पर बी, ए बी लगा देते हैं। दो संबंधक पेच ए व बी लगा देते हैं। अब कोई पूछेगा कि हम लोग नाइक्रोम का ही तार क्यों प्रयोग करते हैं? गलनांक और विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? उच्च। अच्छा, गलनांक उच्च होने का मतलब है ये अधिक से अधिक ताप को बिना पिघले हुए सह सकता है, बिना पिघले हुए सह सकता है। बात समझे? ठीक है, तो लिखो जरा, तो इसमें नाइक्रोम, क्रोमियम और नाइक्रोम, लाइन चेंज करके लिखिएगा, नाइक्रोम, क्रोमियम और निकिल का, क्रोमियम और निकिल का मिश्र धातु है, जिसका गलनांक बहुत उच्च होता है, जिसका गलनांक बहुत उच्च होता है, जिसका गलनांक बहुत उच्च होता है, बहुत उच्च होता है। अच्छा, गलनांक का मतलब, गलनांक उच्च होने का मतलब है कि यह अधिक से अधिक ताप को या उच्च ताप को बिना पिघले हुए सह सकता है। देखो, अर्थात यह बिना पिघले हुए बहुत उच्च ताप तक गर्म किया जा सकता है, गर्म किया जा सकता है। देखिए, और दूसरी बात है कि नाइक्रोम का विशिष्ट प्रतिरोध भी बहुत अधिक होता है। देखो, इसका विशिष्ट प्रतिरोध भी बहुत अधिक होता है, इसका विशिष्ट प्रतिरोध भी बहुत अधिक होता है। ठीक है आप लोग? अच्छा, नाइक्रोम का तार लगाने का एक और फायदा है, वो फायदा ये है कि यह ऑक्सीजन से जल्दी से क्रिया नहीं करता, तो ऑक्सीकृत भी जल्दी से नहीं होगा। ऑक्सीकृत का मतलब है तार कट जाए, फिर काम ना करे उसे। लिखो, नाइक्रोम ऑक्सीजन से नाइक्रोम ऑक्सीजन से शीघ्र ऑक्सीकृत नहीं होता, ऑक्सीकृत नहीं होता। अच्छा, लिख लिया आप लोग, ऑक्सीकृत नहीं होता। ठीक है, अगर कोई पूछे कि हीटर में तार को घुमा करके क्यों लगाया जाता है, सर्पिलाकार क्यों लगाया जाता है,
कम जगह में ज्यादा तार, कम जगह में ज्यादा तार। दूसरा फायदा ये होगा कि ये गैसों के संपर्क में कम रहेगा, गैसों के संपर्क में कम। बात समझाई? नाइक्रोम का ही तार क्यों प्रयोग करते हैं? क्योंकि इसका गलनांक और विशिष्ट प्रतिरोध बहुत ज्यादा। याद रहेगा आपको, जब हम लोग इसको वैद्युत धारा देते हैं, जब हम लोग इसको देते हैं वैद्युत धारा, तो उसको ये बदल देगा किसमें? उष्मीय ऊर्जा में, उष्मीय ऊर्जा में, मतलब उसके बदले हमको उष्मा देगा। तो लिखो, जब हम वैद्युत हीटर को वैद्युत ऊर्जा देते हैं, वैद्युत हीटर को वैद्युत ऊर्जा देते हैं, तो यह उसे उष्मा के रूप में परिवर्तित कर देता है। उष्मा के रूप में परिवर्तित कर देता है, परिवर्तित कर देता है। क्या आपको ये टॉपिक समझ में आया? तो अगर कोई पूछे कि भाई वैद्युत हीटर किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे? बताओ। वैद्युत हीटर वैद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन मुख्यतः उष्मीय ऊर्जा में करता है। याद रहेगा आपको? अब नेक्स्ट हेडिंग डालेगा आप, इलेक्ट्रिक प्रेस, वैद्युत इस्त्री, वैद्युत इस्त्री, इलेक्ट्रिक प्रेस, वैद्युत इस्त्री, ऐसे होगा इस्त्री, इलेक्ट्रिक प्रेस। इस्त्री वाला नहीं, इस्त्री होता है, हाँ, तस्तरी वाला समझो, इस्त्री। देखो, अगर आप चाहें तो इसकी भी डिफिनेशन बिल्कुल वैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी मुख्यतः उष्मा ही देता है। मुख्यतः क्या देगा? उष्मा। अगर कोई पूछे कि वैद्युत हीटर किस पर आधारित है, तो आप बताएंगे वैद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर, वैद्युत धारा के उष्मीय क्या प्रभाव पर। अब चलिए हम लोग समझते हैं कैसे क्या होता है, कैसे क्या नहीं। देखो, इसमें होता क्या है कि एक धातु की प्लेट होगी, ऐसे एक धातु की क्या होती है? प्लेट, थोड़ा सा लंबा बनाते ऐसे। इसमें होगा एक धातु की क्या? प्लेट। और इस धातु के प्लेट के ऊपर, इस धातु के प्लेट के ऊपर किसी विद्युत अचालक पदार्थ को रख देते हैं। और ध्यान रखिएगा, विद्युत अचालक हो लेकिन उष्मा का चालक हो, वो विद्युत अचालक हो लेकिन उष्मा का क्या हो? चालक। उस पदार्थ को रख देते हैं, एक डिजाइन बना देते हैं। आप लोग इसको समझ लीजिएगा, ये जो है ऐसा है ना, ऐसा। ये दूसरा वाला जो पदार्थ है वो भी इसी तरह, जैसे फेफड़ा होता है एकदम वैसे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये जो पदार्थ है विद्युत का कुचालक है, लेकिन उष्मा का क्या है? सुचालक। हम का भी है, ठीक है। फिर इसके ऊपर नाइक्रोम, इसके ऊपर क्या? नाइक्रोम के तार को लपेट देते हैं या बिछा देते हैं। जैसे हीटर में बिछा गया था वैसे नाइक्रोम के तार को, किसको? नाइक्रोम। इसके ऊपर भी हम लोग नाइक्रोम के तार को ऐसे बिछा देते हैं, नाइक्रोम के तार को बिछा। और इस नाइक्रोम के तार के सिरों से दो संबंधक पेच भी जोड़ देंगे। अरे आपस में जुड़े होंगे तो किसी न किसी तरीके से, और दो संबंधक जोड़ देंगे, क्या? पेच, ठीक है। अब इसकी उष्मा नीचे तो आनी चाहिए लेकिन ऊपर नहीं जानी चाहिए। अब सोचो, अगर प्रेस ऐसा हो जाए कि उष्मा ऊपर जाए, तो जो उसका पकड़ने वाला हैंडल है, अगर वो प्लास्टिक का बना, अब तो प्लास्टिक का ही आता है, मेल्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो कहने का मतलब हो गया कि इसके ऊपर हम लोग किसी ऐसे पदार्थ की चादर बिछा देंगे, ऐसे पदार्थ की चादर बिछा देंगे जो उष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक हो। अभरक क्या बिछा देंगे? अभरक। ध्यान रखिएगा, ऐसे अभरक बिछा दिए, समझ लीजिए। ये नीचे उष्मा जाएगा, बीच में प्लेट है, इसके ऊपर एक ऐसा पदार्थ रखे अभरक, जो ना तो धारा को प्रवाहित करे ना तो उष्मा को, ताकि करंट ऊपर भी ना जाए,
और करंट नीचे भी ना जाए, उष्मा नीचे आए लेकिन उष्मा ऊपर भी ना जाए। तो इसका मतलब हो गया कि किसी अचालक पदार्थ को जो है बिछा दिए इसके ऊपर। हम कहा भी ठीक है। अब हुआ क्या, अगर कोई पूछे नाइक्रोम का तार ही क्यों, तो रीजन वही है, गलनांक और विशिष्ट प्रतिरोध सबसे ज्यादा। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे खांचे को पकड़ने के लिए ऊपर लगा देंगे एक हैंडल प्रेस। आप लोग देखे होंगे उसका जो डिजाइन होता है तो थोड़ा सा इस तरीके से होगा, नीचे धातु का एक प्लेट लगा हुआ, ठीक। इसके इस ऊपर में इसके इस वाले भाग को ये याद रखिएगा, ये जो नीचे वाले प्लेट रखे हैं ये क्या है, उष्मीय चालक है, उष्मा का चालक है, यानी उष्मा का चालक लेकिन विद्युत का कुचालक। इसके ऊपर ये वाली जो प्लेट है ये यही वाली संरचना है, नाइक्रोम का तार, नाइक्रोम का तार जैसे ये वाला बिछाया है एकदम वैसे। इसके ऊपर अभ्रक लगाए हैं। अभ्रक की खास बात होती है ना तो विद्युत का चालक है ना ही उष्मा का, ना तो विद्युत का ना ही उष्मा का। ध्यान रखिए ये वाली जो प्लेट लगी है ना तो उष्मा को भेजेगी और ना तो विद्युत को, ना तो उष्मा ना तो विद्युत। बात समझे, ऊपर ना तो करंट जाए ना तो उष्मा, और नीचे ना तो नहीं उष्मा जाए लेकिन करंट ना जाए। अब इस पूरे यंत्र को यहां से पेच निकला होगा जहां से हम लोग प्लग लगाते हैं करंट देने के लिए, तार निकला होगा, और इसको पकड़ने के लिए आप देखते होंगे कि इसको पकड़ने के लिए एक हैंडल लगा दिया जाएगा। एक क्या लगा दिया जाएगा, हैंडल। अब ये प्लास्टिक का है कि लकड़ी का है, किसी का भी एक हैंडल लगा देंगे, और ऊपर देखेंगे एक कंट्रोलर लगा देते हैं। कंट्रोलर क्या करता है, इसमें धारा के मात्रा को नियंत्रित करता है, धारा को कम या ज्यादा करेगा। अगर ज्यादा धारा देगा तो प्रेस जल्दी हीट हो जाएगा, कम धारा देगा तो देर से हीट होगा, और ज्यादा धारा देगा तो आप जैसे कपड़े पे रखोगे उसमें उसी का डिजाइन बन जाएगा नीचे, ठीक है ना। अब तो ऑटो कट आने लगा है, पहले बताओ जो समझा रहे हैं समझ में आया, ठीक। धातु की एक प्लेट, ऊपर कोई अचालक पदार्थ उष्मा पास करे लेकिन धारा पास ना करे, फिर उसके ऊपर नाइक्रोम को लपेट देंगे, ठीक है, नाइक्रोम के तार को ऐसे खांचे में लपेट देंगे, ठीक है, ताकि कम जगह में ज्यादा तार आ जाए। फिर उसको जोड़ देंगे संबंधक पेचों से। फिर उसके ऊपर अभ्रक की एक चादर डाल देनी है जो ना तो विद्युत धारा का प्रवाह करे ना तो उष्मा का। फिर पूरे खांचे को एक सिस्टम में बंद कर देंगे, एक आवरण में, और क्या कर देंगे, उसे पकड़ने के लिए एक हैंडल लगा देंगे। बस जैसे ही धारा देंगे, सबको पता है ये रक्त तप्त हो जाएगा, ये गर्म होने लगेगा, और ये गर्म होगा तो उष्मा ऊपर नहीं जाएगी, अब उष्मा जाएगी नीचे, और ये जो तली है ये वाली तली, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और जिस भी कपड़े के ऊपर गुजारेंगे वो कपड़ा क्या हो जाएगा, प्रेस। तो क्या वैद्युत स्त्री धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित है कि नहीं, आधारित है, क्योंकि धारा प्रवाहित करेंगे तभी इसमें उष्मा उत्पन्न होगी। तो लिखो जरा इसमें, तो लिखो, इसमें नाइक्रोम का, हाँ, इसमें नाइक्रोम का एक तापक तार अभ्रक की पतली चादर पर सपाट रूप से लिपटा होता है, सपाट रूप से लिपटा होता है। देखो इसे अभ्रक की एक दूसरी पतली चादर पर रखकर स्त्री की तली पर रख देते हैं।
एक दूसरी पतली चादर पर रखकर स्त्री की तली पर रख देते हैं। अब इसके आगे लिखो, तापक तार को ऊपर से तापक तार को ऊपर से एस्बेस्टास लिख दे रहे हैं, समझ लो। ये वाला जो पदार्थ है इसका नाम है एस्बेस्टास, एस्बेस्टास। और नीचे वाला धातु का नाम लिख दो, इसका अभ्रक। इसका क्या है? अभ्रक। ठीक है, अभ्रक, एस्बेस्टास, एस्बेस्टास। देखिए आप लोग कि मोटी चादर से ढक देते हैं। तापक तार को ऊपर से एस्बेस्टास की मोटी चादर से ढक देते हैं। अच्छा ध्यान रखिएगा, जो प्रेस है इसकी जो तली है लोहे की बनी होगी। किससे? लोहे। लोहे उष्मा, लोहा जो है उष्मा का सुचालक है और साथ में धारा का भी। तो लिखो, प्रेस की तली, स्त्री की तली लिख लिया, लोहे की बनी होती है, लोहे की बनी होती है, जिसकी बाहरी सतह पर, जिसकी बाहरी सतह पर क्रोमियम की पालिश होती है। क्रोमियम की पालिश होती है। लिखो, जब प्रेस में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब प्रेस में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, प्रवाहित की जाती है, तो तापक तार, तो तापक तार गर्म होकर समस्त उष्मा, समस्त उष्मा, समस्त क्या? उष्मा तली को दे देता है। हाँ, तली को दे देता है, तली को दे देता है। अब ध्यान सुनो, ये सपाट है, ये जो तार है समान रूप से लपेटा गया है। समान रूप से क्या किया गया है? लपेटा गया है। इसका मतलब इसकी जो तली है प्रेस की वो समान रूप से हीट होगी, समान रूप से लपेटा गया है। तो जो तली है प्रेस की वो क्या होगी? समान रूप से गर्म होगी। अगर ज्यादा हो गए, कहीं पर ज्यादा लपेट दिया जाए, कहीं पर क्या कम, तो कौनो सिरा ज्यादा गर्म और कौनो का हो जाए ज्यादा ठंडा, मतलब वही तुलना में ठंडा रहे, तो फिर दिक्कत हो जाए। अच्छा एक बात और देखा तो, जब प्रेस का बाहरी सतह है ये बहुत चिकना बना हुआ जाता है, पालिश की रहता है, कुछ न कुछ परत के धातु के परत रहता है। रीजन का है इसे एक अंदर वाली उष्मा थोड़ी बहुत भी उष्मा बाहर न निकले। सतह जितना ज्यादा चिकना रहे उष्मा का आदान प्रदान उतना कम हो, और सतह जितना ज्यादा खुरदरा रहे, जितना ज्यादा क्या रहे खुरदरा, उष्मा का आदान प्रदान उतना आसानी से और तेजी से होगा। उष्मा का आदान प्रदान उतना आसानी से और तेजी से। अब आप कहेंगे सर ये हमको समझ ही नहीं आया। तावा देखिए आपने क्या, रोटी जब तावक तली खुरदरी, करिया करिया खुरदरी रात, और ऊपर वाला जहां पर रोटियां रखी जाए तो चिकना रहता है, होता है नहीं, ताकि नीचे से उष्मा ले लिए और ऊपर उष्मा निकले ना, तो उष्मा सगरो तावा में रुकी रहे और लंबे समय तक उस तावा का रहे गर्म। यही आधार पर जो है बर्तन बनावा जाते है, भदेली वदेली पर लिखा होता है ना, भदेली भा कराही भा, वो तली देखा तो ऊपर तो बहुत चिकना रहता है, एकदम स्मूथ रहे, लेकिन नीचे का रहता है, नीचे खुरदरा रहता है, ताकि नीचे से उष्मा ले लिए और बाहर से उष्मा न ले।
अरे नवा बर्तन लाओ तो देखो तो तली दूसरा रंग का रहा और ऊपर एकदम स्टील कलर रहा चमकत पूरा, है कि नहीं। तो रीजन यही होता है ताकि नीचे से उष्मा ले ले और बाहर से उष्मा ना ले। चलो इसके आगे पढ़ाएंगे आपको कल।